डिब्बे का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाकी सब डिब्बे भरे हुए हैं। हैरी ने अपना सिर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। वह यह दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं था। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी एक काला निशान था। अरे रोन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहां ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रोन बताया। हैरी, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और यह रोन है, हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं। बाय, हैरी और रोन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय अपने पीछे डिब्बे का दरवाजा बंद कर गए। क्या तुम सचमुच हैरी पॉटर हो? रोन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे हैं, रोन ने कहा। और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर, यानी कि? उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपनी लठ पीछे खिसकाई ताकि वह अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रोन घूरता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, हैरी ने कहा, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? रोन ने उत्सुकता से पूछा। बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है, और कुछ नहीं। अच्छा, रोन ने कहा। वह बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक समझ में आया कि वह क्या कर रहा था, और वह एक बार फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रोन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रोन को हैरी लग रहा था। अरे हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, रोन ने कहा। मुझे लगता है कि मम्मी के दूर के रिश्ते का एक कजिन है जो अकाउंटेंट है, पर हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो इसका मतलब है तुम्हें पहले से बहुत सा जादू आता होगा। जाहिर था कि वीजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छुमंतर गली में वह पीला लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हें मगलों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, रोन ने कहा। वे लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे, पर सभी नहीं। मेरे अंकल आंटी और कजिन बहुत बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5, रोन ने कहा। किसी कारण से वह उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार में हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं छठवा हूँ। तुम कह सकते हो मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हैगबॉय था और चार्ली क्विडिच का कप्तान, अब पर्सी प्रीफेक्ट बन गया है। फेड और जॉर्ज बहुत शैतानी करते, परंतु उनके सचमुच अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्करे हैं। सब मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितने अच्छे काम करूं। अगर मैं ऐसा करता तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही वह काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी और पर्सी का पुराना चूहा है। रोन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्कैबर्स है और ये किसी काम का नहीं है, हमेशा सोता रहता है। प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू दिला दिया, परंतु उन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब है मुझे उल्लू के बजाय स्कैबर्स मिल गया। रोन के कान गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्योंकि वह एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे ना होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक उसके पास भी तो कभी पैसे नहीं रहते थे, और उसने रोन को यह बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कभी ढंग के बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलते थे। इससे रोन एक बार फिर खुश नजर आने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया था तब तक मैं नहीं जानता था कि मैं जादूगर हूँ, और मैं अपने मम्मी डैडी वोल्डेमॉर्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। रोन ने सांस अंदर खींची। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया? रोन ने कहा। उसकी आवाज बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वह प्रभावित भी हुआ था। मुझे लगता था कि कम से कम तुम तो। नाम लेकर मैं यह साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ, हैरी बोला। मुझे यह मालूम ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं यही तो कह रहा था। मुझे बहुत सारी बातें सीखनी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसने आगे कहा, और पहली बार वह बात कही जो पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत परेशान कर रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा विद्यार्थी रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे बच्चे मगलू परिवारों से आते हैं और वे जल्दी सीख जाते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वे गाय भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजरे। वे लोग कुछ समय तक चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब बाहर गलियारे में खड़खड़ की तेज आवाज सुनाई दी। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिम्पल थे, उनके डिब्बे का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वह उछलकर खड़ा हो गया, परंतु रोन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वह डर्सली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयां खरीदने के पैसे नहीं रहते थे। क्योंकि अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे, इसलिए वह जितनी मार्स बार उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था। परंतु उस महिला के पास मार्स बार नहीं थी।
उसके पास जो सामान था उसमें बर्टी बोर्ड की हर स्वाद की टॉफियां, ग्लूबल की बेहतरीन बबलगम, चॉकलेट के मेंढक, कद्दू की पेस्ट्री, कढ़ाई केक, लिकरोस की छड़ियां और भी बहुत सी अजीब चीजें थी जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज छूट ना जाए इस डर से हैरी हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद लाया और उसने महिला को 11 चांदी के सिकल और 7 कांसे के नट दिए। हैरी सारे सामान को लेकर डिब्बे में वापस आया और उसे खाली सीट पर रख दिया। रोन उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। बहुत भूख लगी है क्या? भूख के मारे दम निकला जा रहा है। हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रोन ने एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला। उसके अंदर 4 सैंडविच थे। उसने उनमें से एक को खोलकर देखा और कहा, मम्मी हमेशा भूल जाते कि मुझे कॉर्न वाला बीफ पसंद नहीं है। हम इसे आपस में बदल लेते हैं, हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा। चलो, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह सूखा हुआ है, रोन ने कहा। मम्मी के पास ज्यादा समय नहीं रहता, उसने जल्दी से कहा। तुम तो जानते हो कि हम 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कभी कोई चीज बांटने के लिए नहीं थी। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वह कोई चीज मिल बांट कर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह और रोन एक साथ वहां बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे थे। वे सैंडविच के बारे में भूल चुके थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का एक पैकेट उठाकर रोन से पूछा। कहीं इसमें सचमुच के मेंढक तो नहीं है? अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है और वह किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था। नहीं, रोन ने कहा, परंतु यह देखना कि कौन सा कार्ड निकला है। मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है। क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट की मेंढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 500 कार्ड है, पर मेरे पास एग्रिप्पा या टोलेमी के कार्ड नहीं है। हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का कवर हटाया और कार्ड बाहर निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहन रखा था। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और उसके लहराते बाल, दाढ़ी और मूछें चांदी की तरह सफेद थी। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था, एल्बस डंबलडोर। तो ये है डंबलडोर, हैरी ने कहा। मुझे यह मत कहना कि तुमने कभी डंबलडोर का नाम नहीं सुना, रोन ने कहा। मैं एक मेंढक ले लूं, शायद मुझे अग्रिप्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने अपना कार्ड पलटा। कार्ड की दूसरी तरफ लिखा था, एल्बस डंबलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डंबलडोर खास तौर पर इन चीजों के लिए मशहूर है। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। प्रोफेसर डंबलडोर को चेंबर म्यूजिक और 10 पिन बॉलिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे यह देखकर हैरानी हुई कि डंबलडोर का चेहरा गायब हो गया था। वे चले गए। तुम उनसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वे सारा दिन यहीं तुम्हारे पास बैठे रहेंगे, रोन ने कहा। वे दोबारा आ जाएंगे। अरे, मुझे एक बार फिर मोर्गाना मिल गई। मेरे पास पहले से ही इसके 6 कार्ड है। क्या तुम्हें यह चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठे करना शुरू कर दो। रोन की आंखें चॉकलेट के मेंढकों के ढेर की तरफ मुड़ गई, जो खोले जाने का इंतजार कर रहे थे। जितने चाहे उठा लो, हैरी ने कहा। परंतु तुम्हें पता है, मगलू की दुनिया में लोग अपने फोटो से कहीं नहीं जाते और वहीं बने रहते हैं। क्या सचमुच? क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते? रोन की आवाज में हैरानी थी। बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था कि तभी उसने देखा कि डंबलडोर एक बार फिर अपने कार्ड में लगे फोटो में दुबक कर लौट आई और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों को देखने के बजाय रोन मेंढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, परंतु हैरी तो उन पर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही उसके पास न सिर्फ डंबलडोर और मोर्गाना थे, बल्कि हेंसिस ऑफ वुडक्रॉफ्ट, एल्ब्रिक क्रैनियन, सर्सी, पैरासेल्सस और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोडेना नाम की जादूगरनी से हटाई, जो अपनी नाक खुजा रही थी, और बर्टी बोट की हर स्वाद की टॉफियों का बैग खोला। तुम्हें इनके बारे में सावधान रहना होगा, रोन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वे कहते कि हर स्वाद की, तो उनका मतलब होता है हर स्वाद की। तुम्हें चॉकलेट, पेपरमेंट, मुरब्बे जैसे लोकप्रिय स्वाद तो मिलेंगे ही, पर तुम्हें पालक, गोश्त और गुर्दे की स्वाद की टॉफियां भी मिल सकती है। जोश कहता कि उसे एक बार कीड़े की स्वाद की टॉफी मिली थी। रोन ने एक हरी टॉफी उठाई, उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसका एक कोना चबाया। अरे देखा, स्प्राउट्स। हर स्वाद की टॉफियां खाने में उनका समय अच्छी तरह गुजरा। हैरी को टोस्ट, नारियल, भुनी हुई बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफी, मछली के स्वाद की टॉफियां मिली। उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब सी दिखने वाली भूरी टॉफी का टुकड़ा भी चख लिया, जिसे रोन छूने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला कि वह मिर्च के स्वाद की टॉफी थी। उनकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य जंगली हो गया था। साफ सुथरे खेत दिखना बंद हो गए थे। अब उन्हें जंगल, घुमावदार नदियां और अंधेरी हरी पहाड़ियां दिख रही थी। किसी ने उनके डिब्बे का दरवाजा खटखटाया और वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया, जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सॉरी, उसने कहा, पर क्या तुम लोगों ने कोई मेंढक देखा है?
जब उन्होंने अपना सिर हिलाकर मना किया तो वह बिलखते हुए बोला, मैंने उसे फिर घुमा दिया, वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है। वो मिल जाएगा, हैरी ने कहा। हाँ, लड़के ने दुखी मन से कहा, फिर भी अगर तुम्हें दिखे तो बता देना। वह चला गया। मैं नहीं जानता कि वह इतना परेशान क्यों है, रोन ने कहा। अगर मैं मेंढक लाया होता तो उसे जितनी जल्दी घुमा सकता था घुमा देता। ध्यान रहे मैं स्कैबर्स को लाया हूं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। चूहा अब भी रोन की गोद में सो रहा था। वह मर भी जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा, रोन ने हिकारत से कहा। मैंने कल उसे पीला करने की कोशिश की ताकि मैं उसे अधिक दिलचस्प बना सकूं, परंतु मेरे मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। वह अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और फिर उसने एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी निकाली। छड़ी कई जगह से चटकी हुई थी और उसके कोने पर कोई सफेद चीज बाहर झांक रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर झांकने लगा है। खैर, उसने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि तभी डिब्बे का दरवाजा एक बार फिर खुला। जिस बच्चे का मेंढक खो गया था वह एक बार फिर लौट आया, परंतु इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी। वह हॉगवर्ट्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेंढक देखा है? नेविल का मेंढक गुम गया है, उसने कहा। उसकी आवाज रोबदार थी, बाल भूरे घने थे और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। हमने उसे पहले ही बता दिया कि हमने मेंढक नहीं देखा है, रोन ने कहा, परंतु लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। वह तो उसके हाथ की छड़ी को देख रही थी। अरे, क्या तुम जादू कर रहे हो? चलो देखते हैं। वह बैठ गई। रोन आश्चर्यचकित हो गया। अच्छा, ठीक है। उसने अपना गला साफ किया। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी घुमाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। स्कैबर्स भूरा ही बना रहा और गहरी नींद में सोता रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि असली मंत्र है? लड़की ने कहा। वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ, है ना? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ आसान मंत्रों का प्रयोग किया है और वे हमेशा काम करते हैं। मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैं बहुत हैरान हुई, परंतु जाहिर है मैं बहुत खुश भी थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि जादूगरी का बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें पूरी याद कर ली है। जाहिर है मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होगा। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने यह सारी बातें बहुत तेजी से बोली थी। हैरी ने रोन की तरफ देखा और उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसे राहत मिली। रोन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी कोर्स की सारी किताबें याद नहीं थी। मैं रोन वीजली, रोन बताया। हैरी पॉटर, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमानी ने कहा। जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की भी कुछ किताबें पढ़ी हैं और तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन तथा 20वीं सदी की महान जादुई घटनाओं में है। क्या सचमुच? हैरी बहुत चक्का रह गया। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं मालूम था? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता। हरमानी ने कहा। क्या तुम में से कोई जानता कि तुम किस हाउस में जाओगी? मैंने पूछताछ की है और मेरी इच्छा है कि मैं गरुद्वार में रहूं। ये सबसे अच्छा हाउस है। मैंने सुना है कि खुद डम्बलडोर भी इसी हाउस में थे। वैसे मेरे ख्याल से चील घाट भी बुरा नहीं रहेगा। खैर, हम चलते और नेविल का मेंढक ढूंढते हैं। तुम दोनों भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे लगता है कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। और वह चली गई। उसके साथ वह लड़का भी चला गया जिसका मेंढक गुम हो गया था। मैं चाहे जिस हाउस में रहूं, मैं यह नहीं चाहता कि यह लड़की उस हाउस में रहे, रोन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा अपने संदूक में फेंक दिया। बेहुदा मंत्र, यह मुझे जॉर्ज ने बताया था। शर्त लगाता हूं वह जानता था कि यह फुस्सी बम था। तुम्हारे भाई किस हाउस में है? हैरी ने पूछा। गरुद्वार, रोन ने कहा। एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। मम्मी और डैडी भी इसी हाउस में थे। अगर मैं इस हाउस में नहीं जा पाता तो ना जाने वे लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता कि चील घाट भी बुरा नहीं रहेगा, परंतु जरा सोचो कहीं उन्होंने मुझे नागशक्ति में डाल दिया तो क्या होगा। कि यही वह हाउस था जिसमें वोल्ट, मेरा मतलब है, तुम जानते हो कौन था? हाँ, रोन ने कहा। वह एक बार फिर अपनी सीट पर धम से बैठ गया और काफी परेशान दिख रहा था। देखो, मुझे लगता है कि स्कैबर्स की मूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ है। हैरी ने रोन के दिमाग को हाउसों से दूर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। तो हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं? चार्ली रुमानी में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रीनगोट के लिए कुछ कर रहा है, रोन ने कहा। क्या तुमने ग्रीनगोट का नाम सुना है? इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है, पर मुझे नहीं लगता कि मुगलों को यह अखबार पढ़ने को मिलता होगा। किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी से सामान चुराने की कोशिश की। हैरी ने घूरा। सचमुच? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसलिए तो इतनी बड़ी खबर है। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते कि ग्रीनगोट में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतानी जादूगर ही कर सकता है। वैसे पिशाचों का कहना है कि चोर कुछ नहीं ले जा सका। बड़ी अजीब बात है। जाहिर है जब इस तरह की कोई चीज होती है तो सब लोग डर जाते कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं है। यह खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही। जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता था, हर बार उसे जैसे डर का कांटा चुभ जाता था। उसे लगा कि यह जादू की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा है, परंतु वोल्डेमॉर्ट कहना ज्यादा आरामदेह था और उसमें कोई चिंता नहीं होती थी। तुम्हारी क्विडिच टीम कौन सी है? रोन ने पूछा। मुझे एक भी क्विडिच टीम का नाम नहीं मालूम, हैरी ने स्वीकार किया। क्या? रोन को शब्द नहीं मिल रहे थे।
अच्छा, जरा ठहरो, यह दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और फिर वह शुरू हो गया। 4 गेंदों और 7 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में सब कुछ समझाता रहा। उसने उन मशहूर खेलों का विस्तार से वर्णन किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। उसने यह भी बताया कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वह किस तरह की जादुई झाड़ू खरीदना पसंद करेगा। वह हैरी को खेल की बारीकियां समझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि तभी डिब्बे का दरवाजा एक बार फिर खुला, परंतु इस बार दरवाजे पर मेंढक होने वाला बच्चा नेविल या हरमाइनी ग्रेंजर नहीं थे। 3 लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तत्काल पहचान लिया। यह वही पीला लड़का था जो उसे मैडम मैल्किन की दुशालों की दुकान में मिला था। उसने हैरी में छुमंतर गले में जितनी दिलचस्पी ली थी, अब वह उसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ उसे देख रहा था। क्या यह सच है? उसने कहा। लोग ट्रेन में कह रहे कि हैरी पॉटर इस डिब्बे में है, तो तुम हैरी पॉटर है ना? हाँ, हैरी ने कहा। वह बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था। दोनों ही तगड़े थे और बहुत ही काया किस्म के दिख रहे थे। पीले लड़के के दोनों तरफ वे इस तरह खड़े थे जैसे उसके बॉडीगार्ड हो। अरे यह क्रैब है और यह गोयल। पीले लड़के ने हैरी की निगाह को भांपते हुए लापरवाही से कहा। और मेरा नाम मैलफॉय है, ड्रैको मैलफॉय। दोनों हल्के से खांसा, जैसे वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रैको मैलफॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है क्यों? यह पूछने की जरूरत ही नहीं है कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने मुझे बताया कि वीजली परिवार में सभी के बाल लाल होते हैं, चकत्ते होते हो और उससे अधिक बच्चे होते जिन लोगों को ढंग से पाल सकते हैं। वह हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरे से ऊंचे होते हैं पॉटर। तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे। यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु हैरी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है कि मैं खुद ही गलत और सही तरह के लोगों की पहचान कर सकता हूँ, धन्यवाद, उसने ठंडेपन से कहा। ड्रैको मैलफॉय का चेहरा लाल नहीं हुआ, परंतु उसके पीले गालों पर गुलाबी सी चमक उभर आई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बारे में सावधान रहता, उसने धीरे धीरे कहा। अगर तुमने विनम्र होना नहीं सीखा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी मम्मी डैडी का हुआ था। वे लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था। तुम वीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो तुम पर भी उनका असर आ ही जाएगा। हैरी और रोन दोनों ही खड़े हो गए। रोन का चेहरा उसके बालों की तरह ही लाल हो गया था। एक बार फिर से तो कहना, उसने कहा। अच्छा, तो तुम हमसे लड़ाई करोगे क्यों? मैलफॉय ने व्यंग्य से कहा। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकले तो, हैरी ने कहा, और वह जितना बहादुर महसूस कर रहा था उससे ज्यादा बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि क्रैब और गोल उससे या रोन से बहुत बड़े थे। परंतु हमारी यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है ना दोस्तों? हमने अपना पूरा खाना खा लिया है, जबकि तुम्हारे पास तो अभी खाना बचा है। गोल रोन के पास रखे चॉकलेट के मेंढकों की तरफ बढ़ा। रोन आगे लपका, परंतु इससे पहले कि वह गोल को छू भी पाता, गोल जोर से चीखने लगा। स्कैबर्स उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दांत गोल की उंगली के जोड़ में गहराई तक धंसे हुए थे। क्रैब और मैलफॉय पीछे हटे। जब बिलबिलाते हुए गोल ने स्कैबर्स को गोल गोल घुमाया और जब आखिरकार स्कैबर्स उछलकर खिड़की से टकराया तो तीनों तत्काल वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मिठाइयों में और चूहे छुपे होंगे, या शायद उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुन ली थी, क्योंकि एक सेकंड बाद ही हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। वह फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी। उसने यह भी देखा कि रोन स्कैबर्स की पूंछ पकड़कर उसे उठा रहा था। मुझे लगता है कि मर गया है, रोन ने हैरी से कहा। उसने स्कैबर्स को पास से देखा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, यह तो फिर से सो गया है। और वह सचमुच सो गया था। तुम मैलफॉय से पहले भी मिल चुके हो, हैरी ने छुमंतर गली में हुई मुलाकात के बारे में बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रोन ने गंभीर आवाज में कहा। जब तुम जानते कौन लापता हुआ तो हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले लोगों में उसका परिवार भी था। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर दिया गया था। मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते कि मैलफॉय के पिता को काले जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं थी। फिर वह हरमाइनी की तरफ मुड़ा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा था और उसने मुझे बताया कि हम बस पहुंचने वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे, है ना? हम वहां पहुंच पाए इससे पहले तुम लोग परेशानी में पड़ जाओगे। हम नहीं, स्कैबर से लड़ रहा था, दोनों ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। और अब अगर आप बुरा ना माने तो आप यहाँ से चली जाए ताकि हम लोग कपड़े बदल सके। ठीक है, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि बाहर लोग बहुत ही बचकानी हरकतें कर रही है और गलियारों में इधर से उधर दौड़ रहे हैं, हरमाइनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। और हाँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाक पर मैल लगा है? उसके बाहर जाते समय रोन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो रहा था। गहरे बैंगनी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिख रहे थे। ट्रेन धीमी हो रही थी। उसने और रोन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए। रोन का थोड़ा छोटा था, इसलिए दुशाले के नीचे उसके जूते दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी। हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में ही रहने दे, इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी और उसने देखा कि रोन अपने चकत्तों के नीचे पीला दिख रहा था।
उन्होंने बची हुई मिठाइयां अपनी जेब में भर ली और गलियारे में जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले तो धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और फिर वे एक छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा में हैरी को कपकपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैरी को एक परिचित आवाज सुनाई दी। फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ जाए। सब ठीक है हैरी? सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। चलो हमारे पीछे आओ। फर्स्ट ईयर का कोई और बच्चा तो नहीं है? जरा संभल कर कदम रखना। फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आओ। फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक संकरे ढलवा रास्ते पर चल दिए। उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा वहां पर घने पेड़ होने चाहिए। कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था। सिर्फ नेविल ने, जिसका मेंढक बार बार घूमता रहता था, एक दो बार नाक से सूं सूं की आवाज की। तुम्हें एक सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखेगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक बाद। एक जोरदार ऊं की आवाज हुई। संकरी पगडंडी उन्हें अचानक एक बड़ी काली झील के किनारे पर ले आई थी। झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा महल बना था, जिसमें कई कंगूरे और टावर थे। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थी। एक नाव में 4 से ज्यादा मत बैठना। हैग्रिड ने किनारे पर पानी में तैरती छोटी नावों की बेड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और रोन के पीछे पीछे नेविल और हरमानी भी नाव में चढ़ गए। सब आ गए? हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेला ही बैठा था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और सभी नावें तत्काल आगे चल दी। कांच की तरह चिकनी झील में वे फिसलती लग रही थी। सब खामोश थे और सिर उठाकर बड़े महल की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे वो उस चट्टान के करीब आए जिस पर महल खड़ा था, वह उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा। जैसे ही आगे वाली नावें चट्टान के पास पहुंची, हैग्रिड चिल्लाया, सिर झुका लो। उन सभी ने अपने सिर झुका दिए और छोटी नावें उन्हें चट्टान के अंदर एक सुरंग में ले गई, जो सुंदर पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छुपी थी। वे लोग एक अंधेरी गुफा में से जा रहे थे, जो महल के ठीक नीचे से जाती दिख रही थी। और फिर वे जमीन के नीचे बने एक बंदरगाह में पहुंचे, जहां चट्टानों और पत्थरों पर वे मुश्किल से उतरे। बच्चों के नाव से उतरने के बाद हैग्रिड ने नाव की तलाशी ली और चिल्लाकर कहा, ओए तुम वहां, कहीं तुम्हारा मेंढक तो नहीं है? ट्रेवर! नेविल खुशी से चिल्लाया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर वे सब हैग्रिड के लैंप के पीछे चट्टान में बने एक रास्ते पर मुश्किल से चढ़ने लगे। अंत में वे महल की छाया में नर्म और गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर वे बलूत के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए? और तुम, क्या तुम्हारा मेंढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने दैत्याकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी।